अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है जी, ये स्पेशली E74 वीज़ा के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि E74 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है और कौन लोग जो है वो E74 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज E74 वीज़ा के हवाले से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को बताई जाएंगी। और ये वीडियो जो बंदा एंड तक देखेगा, जिसको E7 वीज़े के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जिसको पता है उसके थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं वो भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि E7 वीज़ा जो है वो क्या है और E9 में और E7 में क्या फ़र्क है। पहले भी इस पे मैं जो है वो बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोबारा। E9 पे जो है जी वो आप 4 साल 10 माह और फिर दोबारा 4 साल 10 माह काम करने के बाद जो है वो अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है और दोबारा आपको रिया नहीं आ सकते E9 पे वर्किंग वीज़ा पे। और E9 जो वीज़ा है, इस पे आप जो है वो अपनी फैमिली को परमानेंट कोरिया में नहीं रख सकते। अगर बुला भी सकते हैं तो जस्ट विज़िट वीज़ा पे बुला सकते थे, लेकिन वो भी चंद महीने जो है वो विज़िट वीज़ा मिला है, उसके बाद अभी जो है वो दोबारा देना बंद कर दिया है। तो E7 पे जब आप E74 वीज़ा ले लेते हैं तो आपका जो है ये पॉइंट वाइज सिस्टम वीज़ा होता है। इसमें जब तक आपके पॉइंट बरकरार रहते हैं आप कोरिया में जो है वो काम कर सकते हैं, और इस पे जो है वो अपनी फैमिली को जितनी देर मर्जी आप कोरिया में रखना चाहें रख सकते हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे जितने भी होंगे वो भी 18 साल तक जो है वो आपके साथ कोरिया में रह सकते हैं। 18 साल के बाद जो है वो उनका वीज़ा स्टेटस चेंज भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट है सबसे ज़्यादा जो है वो E7 पे, यानी कि एक तो लॉन्ग टर्म जो है वो कोरिया में आप काम कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट किसी दूसरे वीज़ा में F2 वीज़ा में जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी परमानेंट जो है वो कोरिया में अपने साथ रख सकते हैं। अच्छा जी, कौन लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग कोरिया में पहले वीज़े पे E9 पे हों, यानी कि उनको जब 4 साल कंप्लीट हो जाएं और उनके जो है वो KIIP के या लेवल के जो है वो 3 लेवल क्लियर हों कोरियन ज़ुबान के, तो वो लोग जो है वो इसको अप्लाई करने के लिए अहल हैं। नेक्स्ट, उनका पॉइंट सिस्टम, वो पॉइंट पूरे करने पड़ते हैं। अगर वो जनरल कोटे में या जिस भी कोटे में वो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उसमें के मेरिट में वो आते हैं तो वो जो है वो ले सकते हैं वीज़ा। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको कोरिया में E9 वीज़ा पे जो है वो 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका हो, वो लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं E74 वीज़ा। उनके लिए जो है वो लेवल की जो है वो बंदिश नहीं है कि उनके 3 लेवल कंप्लीट होंगे तो ही वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके 5 साल से ज़्यादा अरसा कोरिया में हो चुका है, उनको जो है वो जस्ट पॉइंट पूरे करने हैं। जिस भी कोटे में वो अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल कोटे में करना चाहते हैं, स्पेशल कोटे में करना चाहते हैं, जस्ट अपने पॉइंट पूरे करने हैं। लेवल का कोई मैटर नहीं है, जस्ट लेवल उनके लिए फिक्स किए गए हैं जो पहले वीज़े पे हैं और 4 साल के बाद जो है वो E74 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए 3 लेवल जो है वो मस्ट किए गए हैं कि उनके पास 3 लेवल होने ही चाहिए। और सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें बेसिक थी कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और पहले वीज़ा पे 4 साल से पहले आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लड़के पूछते हैं जी, एक कंपनी में कितने कोरियन हों तो एक बंदा ले सकता है, और कितने कोरियन हों तो 2 बंदे ले सकते हैं, और कितने कोरियन हों तो 3 लोग भी जो है वो E74 वीज़ा ले सकते हैं। तो इसकी भी मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। छेजोप जो कंपनी है, इसमें अगर 1 वर्कर से लेकर 9 वर्कर तक जो है वो कोरियन की तादाद हो, ये जो जॉब देखी जाती है ना वर्कर की तादाद की, इसमें जस्ट कोरियन शामिल होते हैं। दूसरे जो E9 वर्कर या फॉरेनर वर्कर जो होते हैं वो शामिल नहीं होते, जस्ट कोरियन की जॉब को देखा जाता है। अगर 6 जॉब में 1 वर्कर से लेकर 9 वर्कर तक कोरियन हैं तो एक जो है वो E74 वीज़ा चेंज हो सकता है। और इसी तरह अगर पूरी सनब कंपनी है तो 1 वर्कर से 5 वर्कर तक अगर कोरियन है तो एक बंदा चेंज कर सकता है। अगर 5 वर्कर भी हैं तो दूसरा बंदा जो है वो पूरी सनम में चेंज कर सकता है। लेकिन 6 जॉब में दूसरे बंदे को चेंज करने के लिए 10 वर्कर होना कंपनी में लाज़मी है। अगर कंपनी में 6 जॉब में 10 वर्कर हैं तो आप लोग जो है वो 2 लोग वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं, और 10 वर्कर से लेकर 49 वर्कर तक जो है वो 6 जॉब में 2 ही लोग अप्लाई जो है वो E74 वीज़ा कर सकते हैं। उसके बाद पूरी सनम में 10 वर्कर अगर हों तो 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 19 से अबव हो जाएँ, 20 वर्कर हो जाएँ तो
4 लोग अप्लाई कर सकते हैं, 29 से ऊपर हो जाएँ यानी 30 वर्कर हो जाएँ तो जो है वो 5 लोग जो है वो पूरी सनम में अप्लाई कर सकते हैं। पूरी सनम में जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा लोग कम तादाद में वीज़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन 6 जॉब में जो है जी वो 49 वर्कर तक जो है वो 2 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जिन लोगों ने जो है वो अभी नई पॉलिसी जो 2023 में आई है, जिन लोगों के पास F299 या F27 है और वो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो भी E7 की कैटेगरी में ही जो है वो काउंट होंगे। यानी कि अगर एक कंपनी में एक ही बंदा जो है वो E7 4 वीज़ा ले सकता है, तो उसमें ऑलरेडी अगर F299 है, तो फिर दूसरा बंदा कोई भी जो है वो E7 4 वीज़ा चेंज नहीं कर सकता। ये नई पॉलिसी आई है। उसमें दूसरे वर्कर की गुंजाइश होनी चाहिए, तो ही जो है वो ये E7 वाला जो है वो वर्कर दूसरा बंदा चेंज कर सकेगा। तो ये तादाद की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तीसरे नंबर पे कि हम कौन-कौन से कोटे में जो है वो E74 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। E74 वीज़ा जो होता है जी, ये इसमें एक जनरल कोटा और एक स्पेशल कोटा होता है। स्पेशल कोटे में बहुत सारे कोटे हैं और जनरल कोटे में जो है वो एक ही है कि जो मेरिट लगता है, जिसमें जो है वो साल में 4 दफ़ा जो है वो अप्लाई की जो है वो डेटें आती हैं और उन डेटों में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो मेरिट कट लाइन लगती है, उसमें जो है वो आप अगर मेरिट में आते हैं तो आप जो है वो E74 वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सुशी सुंबल जो होता है, जिसको हम स्पेशल कोटा बोलते हैं, इसमें जो है वो खोयंग इलचारी का स्पेशल कोटा यानी कि कोरियन की कितनी परसेंटेज आपकी कंपनी में बढ़ी है, उसका स्पेशल कोटा अलहदा होता है, उसका स्पेशल कोटा अलहदा होता है। और उसके अलावा छेजोब की जो खोयंग चुचनसो होती है, उसका कोटा अलहदा होता है, पूरी सनब की खोयंग चुचनसो का अलहदा होता है। उसके बाद ओओप का जो फिशिंग का है, उसका जो है वो कोटा अलहदा होता है खोयंग चुचनसो का। उसके बाद ज़राइत का जो है वो कोटा अलहदा होता है खोयंग चुचनसो का। और इसी तरह जो है जी वो शिप कंस्ट्रक्शन का भी जो कोटा है वो भी ऐड किया गया है। वो भी जो है वो उसका भी कोटा जो है वो अलहदा होता है। और उसके अलावा एक हाईएस्ट जो स्कोर होता है यानी हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं, उसका भी एक कोटा होता है, उसमें भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट का जो कोटा होता है वो साल के पहले महीने में, और जो लोग अप्लाई करते हैं मोस्टली उनको ही मिलता है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों का आता है और जल्दी ही जो है वो कोटा ख़त्म हो जाता है। अच्छे जो पूरी सनत और ज़राइत कंस्ट्रक्शन, शिप कंस्ट्रक्शन यानी, और उसके बाद फिशिंग की, इनकी जो खोयंग चुचनसो होती हैं, उनमें जिन-जिन लोगों को वो खोयंग चुचनसो मिलती हैं, वो लोग जो है वो स्पेशल कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। खोयंग चुचनसो के बारे में मैं अलहदा से वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जैसे-जैसे प्रोसीजर आएगा, मैं आप लोगों को वो भी खोयंग चुचनसो का नेक्स्ट बताता चलूँगा। तीसरे नंबर पे जो है जी वो एज के हवाले से एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मिस लोग करते हैं। ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिनको थोड़ा बहुत इल्म है और उनको एज के पॉइंट काउंट करते वक़्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बाज़ टाइम, कि हम किस तरह जो है वो एज के पॉइंट काउंट कर सकते हैं। और मैं ये जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आज से पहले ना तो आपको किसी ने बताई होगी और बहुत ही कम लोगों को जो है वो पता होगा। जब आप लोग अपनी एज के पॉइंट काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 30 से 33 साल वालों के 11 पॉइंट है, तो जब हम अपनी एज के पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो मेरी 33 साल से अबव हो गई है। यानी कि मेरी 33 साल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी 33 साल 4 माह जो है वो एज हो चुकी है। तो हम जब पॉइंट काउंट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि 33 साल से लेकर 36 साल तक के जो है वो 8 पॉइंट है। तो इसलिए मेरी एज जो है वो 33 साल से ज़्यादा है, तो मुझे 8 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी 33 साल 11 महीने भी एज है तो आपको जो है जी वो 11 पॉइंट ही मिलेंगे। जब तक आपकी एज इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल एज में 34 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो जाती, उस वक़्त तक आपके 11 पॉइंट ही रहेंगे। तो इसी तरह जब 39 साल 10 महीने या 39 साल 7 महीने, 39 साल 8 महीने आपकी एज हो जाती है, तो आपको 5 पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 39 साल से मेरी ज़्यादा हो गई है, 40 साल नहीं हुई लेकिन 39 साल से ज़्यादा हो गई है तो मेरे पॉइंट नहीं है, क्योंकि 39 साल तक ही जो है वो पॉइंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 39 साल से ज़्यादा भी हो चुकी है लेकिन 40 साल आपकी नहीं हुई अभी, तो आपको जो है जी वो 5 पॉइंट मिल सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही काम का है। बहुत सारे लड़के हैं जिनको इस चीज़ का नहीं था पता। उम्मीद है कि अभी जो है वो इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जी
जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है ना लड़कों को, ये जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस के पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आता है। जो छेजोप और पूरी सनद के एक्सपीरियंस के पॉइंट होते हैं, वो किस तरह आप लोगों ने काउंट करने हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस के कंपनी एक्सपीरियंस के पॉइंट होते हैं, वो आप लोगों ने किस तरह काउंट करते हैं। एक कहते हैं छेजोप पूरी सनद के पॉइंट, और दूसरा कहते हैं कि एक्सपीरियंस के पॉइंट, यानी खुन सखी खान के पॉइंट। तो वो मैं दोनों आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे काउंट करने हैं। अगर आपको कोरिया में 4 साल हो गए हैं और आपकी कंपनी जो है वो इल्बुन छेजोप है, यानी कि छेजोप मैन्युफैक्चरिंग में है, तो फिर आपको जो है जी वो 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी जो है जी वो इल्बुन छेजोप है और आपको कोरिया में 6 ईयर हो गए हैं, यानी कि कोरिया में काम करते हुए छेजोप में, उसमें आपने कंपनियां चेंज की हूँ, जितनी बार मर्जी कंपनियां चेंज की हूँ, कोरिया में अगर आपको 6 ईयर्स यानी कि छेजोप में काम करते हुए हो गए हैं, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और 4 साल वाले में भी सेम कैटेगरी, अगर आपने कंपनियां चेंज भी की हूँ तो फिर भी आपको जो है वो छेजोप के जो पॉइंट है ना वो मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद जब 8 साल छेजोप में आपको काम करते हुए हो जाएं, तो फिर जो है जी वो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। और इसी तरह जो पूरी सनब है, पूरी सनब में अगर आपको 4 साल काम करते हुए हो जाएं, तो आपको जो है जी वो 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर 6 साल हो जाएं तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। अगर 8 साल हो जाएं तो इसमें भी जो है वो 20 पॉइंट मिलते हैं। अभी पूरी सनब की मैं आप लोगों को, जो डाउट आता है लड़कों को पूरी सनब का छेजोप के जो पॉइंट है वो काउंट करने में, जो पूरी सनब होती है ना, वो फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं जी, वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले 2 महीने 3 महीने पहले जो है वो अपनी कंपनी को पूरी सनब करवाते हैं, और उसमें जो कहते हैं बाद में पॉइंट कैलकुलेट करते वक्त वो कहते हैं जी हमारी तो कंपनी पूरी सनब है, तो इसलिए हमारे पूरी सनब के एक्सपीरियंस वाले पॉइंट मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस दिन से आपकी कंपनी पूरी सनब रजिस्टर्ड होती है, उस दिन से लेकर जब आप लोग 4 साल काम करेंगे तो फिर आपको 4 साल वाले पॉइंट मिलेंगे, और पूरी सनब में जो है वो 6 साल काम करेंगे तो 6 साल के पॉइंट मिलेंगे, 8 साल काम करेंगे तो 8 साल के पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पूरी सनब भी है, लेकिन आपको की कंपनी को पूरी सनब हुए तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन आपको कोरिया में जो है वो 8 साल हो गए हैं, तो आपने जो पॉइंट लिखने हैं वो इल्बन छेजोप के आपने 20 पॉइंट अपने एक्सपीरियंस के लिखने हैं। अगर 6 साल हुए हैं तो आपने इल्बन छेजोप के जो है वो 10 पॉइंट लिख लेने हैं। और इसी तरह अगर आपको पूरी सनब में 4 साल या 10 साल या 8 साल हो जाएं तो फिर आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये जो डाउट है ना, ये काफ़ी लोगों को जो है ना वो रहता है, लेकिन पूरी सनद में सबसे इल्बन शजोब के तो आपको पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। वो तो अगर आपकी कंपनी पूरी सनद भी है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस के ज़्यादा नहीं है, आपका पूरी सनद की रजिस्टर्ड हुए कंपनी को जो है वो ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी जो है वो आपको पॉइंट शेजोब के मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद ये तो थे कोरिया में छेजोप में काम करने के या पूरी सनम में काम करने के, ये पॉइंट 20 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट अलहदा होते हैं। उसके बाद जो आपकी मौजूदा कंपनी जिससे आप E74 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस के पॉइंट अलहदा होते हैं। उसमें जितने साल आपने काम होते हैं, उसमें जितने साल आपने काम किया उतने साल पर ईयर का एक पॉइंट जो है वो अलहदा होता है, एक साल का एक पॉइंट वो अलहदा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस की और शेजॉब के जो पॉइंट है उसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जी जो छुछनसो के हवाले से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ लड़कों का जो है वो डाउट रह गया था। ये देखें जी, छुछनसो अगर आपको मिल भी जाए ना, तो फिर भी आपके पास सैलरी के 10 पॉइंट लाजमी होने चाहिए। आपकी सैलरी के 10 पॉइंट जो है वो लाजमी होने चाहिए। अगर आपकी सैलरी के 10 पॉइंट हैं और टोटल पॉइंट आपके 52 हैं, तो आपको जो है वो खोइंग चुचन पे वीज़ा मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी के पॉइंट नहीं है, आपकी सैलरी पूरी नहीं है, लेकिन आपने खोइंग चुचन ले लिया है, तो फिर भी आपको जो है जी वो 72 पॉइंट करना पड़ेंगे। अगर आपके 52 पॉइंट भी हैं, सैलरी का 0 पॉइंट है, तो खोइंग चुचनसो भी है, तो खोइंग चुचनसो भी किसी काम की नहीं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उस सूरत में आपको 72 पॉइंट करना पड़ेंगे, और उसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट के खीनिंग जो जो होता है उसके 10 पॉइंट उसमें से, और दूसरा आपकी पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन से, एक साइथोंगा प्रोग्राम से, और आपकी एज से, इन 4 कैटेगरी से जो है वो आपको 35 पॉइंट लाजमी करना होंगे, और उसके बाद टोटल पॉइंट जो है वो आपको 72 करना होंगे। तो फिर आप जो है वो स्पेशल कोटे में भी जो है वो आपके फिर ही काउंट होंगे। अगर आपकी सैलरी पूरी नहीं है तो सैलरी के 10 पॉइंट जो है वो पूरे करने आपके लिए लाजमी। अगर जनरल कोटे में भी आप सैलरी के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं
तो जिस तरह मैंने पहले बताया सेम वही प्रोसीजर होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने जो कुछ बताया आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो बाकी डिटेल रहती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम याद रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग कोरिया में नए आ रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कंपनी चेंज ना करें, और दूसरा ये कि आने के बाद 3 से 4 महीने बाद जो है वो कोरियन लैंग्वेज की स्टडी करना स्टार्ट कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।